विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार। वृहत्तर भारत। भोपाल से महज 28 किलोमीटर दूर रायसेन जिले का एक छोटा सा कस्बा है भोजपुर। लेकिन इस शांत सी पहाड़ी पर खड़ा एक अधूरा मंदिर पूरे भारतीय स्थापत्य इतिहास को नई दृष्टि से पढ़ने की चाबी अपने भीतर छिपाए हुए है। यहाँ का भोजेश्वर महादेव मंदिर न सिर्फ अपने विराट शिवलिंग और अधूरे शिखर के कारण चर्चा में है, बल्कि इसलिए भी कि इसके आसपास की चट्टानों पर मंदिरों के पूरा नक्शे उकेरे हुए हैं। यही वजह है कि भारतीय ही नहीं, विदेशी विद्वान भी इसे खुले आसमान के नीचे बनी एक जीवित वास्तु प्रयोगशाला मानते हैं। भोजपुर का इतिहास सीधे सीधे जुड़ता है मध्ययुगीन भारत के एक प्रसिद्ध शासक परमार राजा भोज से। राजा भोज की राजधानी भले ही मालवा की धारा मानी जाती है, लेकिन भोपाल के आसपास के क्षेत्र में भी उनके निर्माणों के स्पष्ट निशान मिलते हैं। विशाल जलाशय, प्राचीन बांधों के अवशेष और भोजपुर का यह अधूरा मंदिर, ये सब इस बात के साक्षी हैं कि इस क्षेत्र को भी भोज ने अपने धार्मिक और स्थापत्य प्रयोगों का महत्वपूर्ण केंद्र बनाया था। इतिहासकार इस मंदिर का निर्माण काल लगभग 11वीं शताब्दी यानी कि करीब 1010 से 1055 ईस्वी मानते हैं। स्थापत्य शैली, शिल्प, पास के शिलालेखों और परमार कालीन पुरावशेषों के आधार पर यह सहमति बनती है कि यह मंदिर राजा भोज के संरक्षण में ही आरंभ हुआ। इसी कारण स्थानीय जनमानस ने इसे प्रेम से भोजेश्वर महादेव और इस क्षेत्र को भोजपुर का नाम दिया। भोजेश्वर मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण है इसका विराट शिवलिंग। गर्भगृह के केंद्र में स्थापित यह शिवलिंग लगभग 2.3 मीटर ऊंचा और करीब 5.4 मीटर परिधि वाला है। आधार सहित इसकी कुल ऊंचाई कई विद्वानों ने लगभग 12 मीटर तक मानी है। एक ही चट्टान से तराशा गया यह शिवलिंग विश्व के सबसे बड़े एकाश्म शिवलिंगों में गिना जाता है। इतना विराट शिवलिंग केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं था, यह उस समय के राज्य की शक्ति, वैभव और शैव परंपरा की गहराई का भी संकेत देता है। परमार वंश में शिव आराधना की सुदृढ़ परंपरा रही। कई अभिलेख बताते हैं कि भोज ने केदारेश्वर, सोमनाथ, रामेश्वर आदि नामों से अनेक मंदिर बनवाए। ऐसे में भोजपुर का यह महाशिव मंदिर उनके शैव धामों की श्रृंखला में एक महाकेंद्र के रूप में सोचा गया होगा। लोक कथाओं में यह भी मिलता है कि राजा भोज ने किसी गंभीर रोग या विपत्ति से मुक्ति के लिए या फिर अपने पिता एवं पूर्वजों की आत्म शांति के लिए यह विराट मंदिर बनवाने का संकल्प लिया था। कुछ इतिहासकार इसे एक प्रकार का स्वर्गारोहण प्रसाद यानी स्मृति मंदिर भी मानते हैं, जो प्रियजन की स्मृति में उसके मोक्ष और राज्य की समृद्धि के हेतु बनाया जाता था। भोजेश्वर मंदिर का गर्भगृह आसमान की ओर खुला है। विशाल चतुर्भुज दीवारें हैं, ऊंचा चबूतरा है, भारी भरकम एकाश्म स्तंभ हैं, लेकिन ऊपर शिखर नहीं।
दीवारों के बाहर सजावट कहीं कहीं अधूरी रह गई है, कई भूभाग बिल्कुल सादा हैं। मंदिर के आसपास बिखरे पड़े हैं आधे अधूरे तराशे गए पत्थर के ब्लॉक्स, अधूरी छत के खंड और स्तंभ, और एक लंबा ढालू रैंप जिसके रास्ते पत्थर ऊपर खींचे जाते होंगे। ये सारे संकेत बताते हैं कि यहाँ काम अचानक रुक गया। मंदिर अधूरा क्यों रह गया? यह सवाल आज भी शोध का विषय है। सीधे सीधे किसी शिलालेख में कारण नहीं लिखा, इसलिए इतिहासकार अनुमान लगाते हैं। संभव है किसी युद्ध, राजकीय संकट या उत्तराधिकार के झगड़े ने मंदिर निर्माण को अचानक रोक दिया हो। कुछ विद्वान मानते हैं कि क्षेत्र के विशाल बांधों और झीलों से जुड़ी कोई प्राकृतिक आपदा जैसे बांध टूटना या भारी बाढ़ निर्माण के आड़े आ गई हो। आधुनिक संरचनात्मक अध्ययनों में यह मत भी रखा गया कि शायद मूल छत के भार की गणना में त्रुटि हुई, संरचना असंतुलित लगी और फिर राजा भोज की मृत्यु या परिस्थितियों के बदले जाने से पुनर्निर्माण की कोशिश ही न हो सकी। यह भी संभव है कि भोज के बाद आए शासकों के लिए इतनी महंगी और विशाल परियोजना को पूरा करना व्यावहारिक न रहा हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि मंदिर पर संगठित तोड़फोड़ के वैसे निशान नहीं दिखते जैसे कई अन्य मध्यकालीन मंदिरों में दिखते हैं, जैसे मूर्तियों के व्यवस्थित काटे गए चेहरे, जानबूझकर स्तंभ गिराना या जली हुई परतें। इससे अधिकांश विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भोजपुर मंदिर मुख्यतः अधूरा छोड़ दिया गया, किंतु इसी अधूरेपन ने ही आज भोजपुर को दुनिया के सबसे अनोखे अध्ययन स्थलों में बदल दिया है। वास्तुशास्त्रीय दृष्टि से भोजेश्वर मंदिर को परमाणु की प्रिय भूमिजा शैली से जोड़ा जाता है। इस शैली में शिखर पर छोटे छोटे उपशिखरों की श्रेणी, ऊर्ध्व दिशा में उठती लयबद्धता और अनुपात पर विशेष बल होता है। मंदिर का गर्भगृह ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। चारों ओर विशाल स्तंभ हैं, जिनमें से कुछ एकाश्म हैं और इनका भार दशकों टन में आंका गया है। प्रवेश द्वार और आंतरिक भागों की जो नक्काशी पूरी हो पाई है, वह परमाणकालीन शिल्प की सघनता और सौंदर्य बोध को दिखाती है। भोजपुर का सबसे विलक्षण पक्ष है मंदिर के आसपास की खुली चट्टानों पर बने रेखा चित्र। ये रेखाएं सिर्फ सजावटी या धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि पूरे के पूरा वास्तु नक्शा है। इन चट्टानों पर आप देख सकते हैं स्तंभों के प्लान और एलिवेशन, मोल्डिंग की परतें, दरवाजों और छत के प्रोफाइल और कई जगहों पर तो पूरे मंदिर समूह और शिखरों की रूपरेखा। प्राचीन भारतीय स्थापत्य परंपरा में मंदिर निर्माण की प्रक्रिया करीब करीब इसी तरह चलती थी। पहले वास्तुशास्त्र और सूत्र ग्रंथों में माप, अनुपात और शैली तय होती। जैसे सम्रांगण सूत्रधार में 64 प्रकार के मंदिरों की बात आती है। फिर भूमि पर या चट्टान पर डोरियों, चूने, गेरू या छेनी की मदद से सटीक रेखांकन किया जाता। इन्हीं रेखा चित्रों के आधार पर खदानों से पत्थर निकाले जाते, तराशे जाते और रैंप प्रणाली से ऊपर चढ़ाकर जोड़े जाते। आमतौर पर यह सब समय के साथ मिट जाता, ढक जाता या संरचना पूरी हो जाने पर नजर ही नहीं आता। लेकिन भोजपुर की विशेषता यह है कि मंदिर अधूरा रह गया, इसलिए ये वर्किंग ड्राइंग्स उसी तरह खुले पत्थर पर ज्यों के त्यों पड़े रह गए। भोजपुर के इसी अद्वितीय चरित्र ने विदेशी इतिहासकारों और वास्तुविदों को विशेष रूप से आकर्षित किया है। वे इसे सिर्फ एक सुंदर मंदिर नहीं,
बल्कि मध्यकालीन भारतीय निर्माण तकनीक की खुली प्रयोगशाला मानते हैं। ब्रिटिश आर्किटेक्ट इतिहासकार प्रोफेसर एडम हार्डी ने भोजपुर और राजा भोज पर विस्तृत काम किया है। अपने अध्ययन में वे भोजपुर के चट्टानी रेखा चित्रों को 11वीं सदी के फुल स्केल वर्किंग ड्राइंग्स बताते हैं, यानी आकार, अनुपात और तकनीकी विवरण के साथ तैयार किए गए ऐसे नक्शे जिनसे सीधे निर्माण कार्य संचालित हो सकता था। हार्डी का मत है कि भोजपुर के इन रेखा चित्रों के कारण हमें यह समझने का दुर्लभ अवसर मिलता है कि सम्रांगण सूत्रधार जैसे शास्त्रीय ग्रंथों में लिखी थ्योरी वास्तव में साइट पर कैसे रूप लेती थी। कई अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र इस मंदिर को अनफिनिश्ड मार्वल, आर्किटेक्चरल मिस्ट्री और यूनिक केस स्टडी ऑफ मेडिवल इंजीनियरिंग जैसे शब्दों से संबोधित करते हैं। विदेशी विद्वान विशेष रूप से 3 बातों पर जोर देते हैं। पहला, भोजपुर में अधूरा मंदिर। दूसरा, उसके बगल में ही खदान, अधूरे पत्थर और रैंप। और तीसरा, खुले पत्थरों पर पूर्ण तकनीकी रेखा चित्र। ये तीनों मिलकर इसे दुनिया में लगभग अद्वितीय बनाते हैं। कुछ विद्वान तो यहां तक कहते हैं कि भोजपुर शायद दुनिया का अकेला ऐसा स्थल है जहां किसी मंदिर समूह के निर्माण की इतनी विस्तृत कार्य योजनाएं उसी स्थल पर पत्थरों पर उकेरी हुई मिलती है। मिस्र, ग्रीस या यूरोप के मध्यकालीन गिरजाघरों के निर्माण स्थलों पर भी दीवारों या पत्थरों पर ज्यामितीय रेखांकन और मेहराबों के छोटे छोटे प्रोफाइल स्केच मिलते हैं, लेकिन भोजपुर जैसी पूर्णता और विस्तार वहां दुर्लभ है। इसीलिए विदेशी आर्किटेक्ट्स भोजपुर को ओपन एयर ड्राइंग बोर्ड या टेम्पल लैब कहकर वर्णित करते हैं। एक ऐसा स्थान जहां डिजाइन, ड्राइंग, क्वारी, रैंप और अधूरा निर्माण सब एक साथ एक ही फ्रेम में मौजूद हैं। भोजपुर के आसपास जो पत्थर खंड बिखरे हैं, उन पर जगह जगह छोटे छोटे मेसन मार्क्स बने हैं। वृत्त, चिन्ह, छोटे संकेत, कभी कभी अक्षर चिन्ह। विदेशी और भारतीय विद्वान मानते हैं कि ये निशान केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि काम के बंटवारे और मजदूरी के हिसाब किताब से जुड़े हो सकते हैं। किस गिल्ड या मिस्त्री दल ने कौन सा पत्थर तराशा, किस हिस्से का काम किस समूह को सौंपा गया, कैसे एक बड़े प्रोजेक्ट में सैकड़ों मजदूरों और शिल्पियों का संगठन किया जाता था। इन सब का संकेत इन निशानों में छुपा हो सकता है। इस तरह भोजपुर सिर्फ स्थापत्य कला ही नहीं, मध्यकालीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और श्रम संगठन का भी साक्ष्य बन जाता है। दुनिया के अन्य प्राचीन सभ्यताओं में मिस्र के पिरामिड, एथेंस का पार्थेनन, यूरोप के मध्यकालीन कैथेड्रल, इन सब के निर्माण स्थलों पर कुछ ज्यामितीय रेखांकन, उपकरणों के निशान या दीवारों पर बनाए गए स्केच अवश्य मिले हैं। लेकिन भोजपुर की तरह पूरे मंदिर समूह के विस्तृत प्लान, एलिवेशन और डिटेल सेक्शन को इस पैमाने पर खुले पत्थरों पर उकेरा हुआ लगभग नहीं मिलता। यही कारण है कि विदेशी शोधकर्ताओं की भाषा में भोजपुर को बार बार प्रोबेबली यूनिक इन द वर्ल्ड कहा गया है, यानी मंदिर निर्माण की इन सिटू वर्किंग ड्राइंग्स के रूप में विश्व में लगभग अकेला उदाहरण। विडंबना यह है कि जो मंदिर राजा भोज की महत्वाकांक्षा का शिखर होना था, वह आज अधूरेपन का प्रतीक बनकर खड़ा है। पर शायद यही अधूरापन हमारा सौभाग्य भी है। अगर भोजेश्वर मंदिर पूरा हो जाता तो रैंप हट जाता, खदान की अधूरी शिलाएं कहीं और इस्तेमाल हो जाती और चट्टानों पर बने अधिकांश रेखा चित्र समय, मौसम और मानवीय गतिविधियों से मिट चुके होते।
तब हमारे पास सिर्फ एक भव्य तैयार मंदिर होता, पर निर्माण की पूरी कहानी खो जाती। आज भोजपुर का अधूरा मंदिर हमें न सिर्फ राजा भोज की शैव भक्ति और परमाणकालीन स्थापत्य की ऊंचाइयों का परिचय देता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि 1000 साल पहले भारतीय शिल्पी कितने उन्नत इंजीनियर, योजनाकार और वास्तुकुशल थे। भोजपुर की पहाड़ी पर खड़ा यह अधूरा मंदिर चुपचाप कहता है, कभी कभी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण इमारतें वही होती हैं जो पूरी नहीं बन पाती। नवद्वीप भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक और ऐतिहासिक क्षेत्र है। इसका अर्थ है 9 द्वीपों का समूह। नवद्वीप भागीरथी यानी गंगा नदी के तट पर बसा है। इसके सामने मायापुर है, जहां इस्कॉन का विश्व प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। यह कोलकाता से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर में पड़ता है। यह क्षेत्र विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु और गौड़ीय वैष्णव परंपरा के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसे कभी कभी नदिया जिला के सांस्कृतिक धार्मिक केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थल नवद्वीप मायापुर क्षेत्र को इनके लीला स्थल के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र के 9 भाग यानी 9 द्वीप भक्ति मार्ग के 9 रूपों का प्रतीक है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य, आत्मनिवेदन, पद सेवन। यहां हर वर्ष बड़ी संख्या में भक्त नवद्वीप मंडल परिक्रमा करने आते हैं। विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार।